Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita presenting here today with another important topic of IPC. In the last previous class, we have already discussed about vicarious liability and common intention. और ये जो कॉमन इंटेंशन और वाइकरस लाइबिलिटी से रिलेटेड जो ये हमारा कंसेप्ट है वो तकरीबन 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य का सामना कीजिए, क्योंकि जितना ही आप स्लो जो है अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, कछुए की चाल से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उतना ही आप जो है अपने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में और जो है कामयाब हो पाएंगे। और आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्रिमिनल केसेस में यूज किया जाता है, जिसका जो एक क्रिमिनल लॉ है, और जब आप प्रैक्टिस करते हो तब भी आईपीसी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें आईपीसी के जब तक आपको सेक्शंस माइंड में नहीं होंगे, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप कोर्ट में आर्गुमेंट्स भी नहीं कर सकते। तो ये जो आईपीसी का जो मेरा लेक्चर है, ये हर एक उस लॉ एस्पायरेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, जो या तो प्रैक्टिस में जाना चाह रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं। हर एक लिहाज से आईपीसी जो है हर मामले में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है आईपीसी के कंसेप्ट को डीपली कीजिए। चाहे आप कछुए की चाल से चलिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन आप जब धीरे धीरे चलेंगे तो आप अपनी कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। मैं यही आशा करती हूँ कि आप जो है लास्ट जो लेक्चर्स है उनको आपने रिवाइज किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो पहले आप जो आईपीसी का जो लास्ट लेक्चर है वो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो जो बेस है वाइकरियस लाइबिलिटी और कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज मैं डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट क्लास में भी उसका डिस्कशन होगा। उसके बाद ही वाइकरियस लाइबिलिटी और सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन को आप अच्छे से समझ सकते हो, उसका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपके लिए चाहे वो किसी भी एग्जाम में क्यों ना आए, आप चुटकियों में उसका हल निकाल देंगे, चुटकियों में उसका आंसर दे देंगे। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मेरी आवाज़ में आज थोड़ा सा इश्यू आ रहा है कि जो मेरा गला है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिए। लास्ट क्लास में हमने वाइकरियस लाइबिलिटी और कॉमन इंटेंशन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ वाइकरियस लाइबिलिटी एंड व्हाट इज़ कॉमन इंटेंशन। और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि हालांकि ये जो वाइकरियस लाइबिलिटी है ये माना गया है कि जो जस्टिस की नोशन है उसके अगेंस्ट है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट विद हेल्प ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन की वजह से क्या है कि अगर 4-5 लोग मिलकर इकट्ठा कोई क्राइम करते हैं और कोई प्रूफ नहीं रहता, तो इसके साथ कुछ हद तक जो है प्रूफ कलेक्शन में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोई भी केस प्रूफ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। वाइकरियस लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी फॉर द एक्टस रियस ऑफ वन पर्सन अपन अनदर पर्सन। एक व्यक्ति की लाइबिलिटी, हालांकि उसने कोई एक्टस रियस जो किसी दूसरे व्यक्ति ने किया था उसके बिहाफ पर उसके ऊपर जो है क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं, वो होता है वाइकरियस लाइबिलिटी। जो कंसेप्ट है ये प्राइमा फेसाई जो है नोशन ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट माना गया। सबसे पहले अगर आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने एक्ट ही नहीं किया तो उसको आप कैसे लाइबल कर सकते हो, लाइबल ठहरा सकते हो, तो उस मामले में ये जो नोशन है जस्टिस की उसके अगेंस्ट भी माना गया है। बट द कॉन्सेप्ट है वाइकरियस लाइबिलिटी की, ये जो प्रिंसिपल ऑफ पेनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसका भी जो है अपोजिशन माना जा गया है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ पेनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये कहता है कि पहले तो जो अक्यूज होता है उसको इनोसेंस माना जाता है। कुछ एक प्रिंसिपल है, प्रोजम्पशन इज़ द प्रोजम्पशन ऑफ द इनोसेंस ऑफ अक्यूज हो गया, या कुछ अदर फैक्ट्स हैं जो हम जब ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो पेनल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कशन इसका हो जाएगा। तो उन मामलों में क्या है कि ये माना गया कि जो वाइकरियस लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये उनके अपोज है, ये उनका विरोध करता है जो पेनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रोविजंस हैं। ये भी कहा गया है कि जब एक बेसिक प्रिंसिपल किसी जगह से डिपार्चर किया जाता है, उसका कुछ मोटिव या उसका जो पर्पज़ है वो देखा जाता है, तो उसके हर चीज़ की जस्टिफिकेशन होता है। एक उसका जो औचित्य सिद्ध करने का भी एक प्रोविज़न होता है। जो बेसिक प्रोविजंस हैं जो वाइकरियस लाइबिलिटी के, वो सेक्शन 34, 146, 149, 114 आईपीसी में दिया गया है। अब सेक्शन 38 ये कहता है कि पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। ये जो थोड़ा सा सेटिंग चेंज की थी इस वजह से क्या ये नीचे जो वर्ड मिसिंग है, ये आप सेक्शन 38 को देख लीजिए। और उसके बाद है कि ये एग्जांपल हमने देखा था कि 2 व्यक्ति थे, एक ने सडन प्रोवोकेशन में अटैक किया और दूसरे ने विदाउट सडन प्रोवोकेशन की किया। तो जिसने सडन प्रोवोकेशन के साथ, ग्रेव प्रोवोकेशन के साथ जो अटैक किया, मर्डर किया, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया जाएगा, बट द अदर पर्सन लायबल फॉर द मर्डर।
और जस्टिफिकेशन इसलिए माना गया 34 का जो जस्टिफिकेशन की ये उचित किस लिए है, उसका क्या औचित्य है। ये सबसे पहला तो प्रिवेंटिव इन नेचर है कि अगर कोई ऐसा प्रोविज़न होगा कि अगर हम अपनी दोस्ती को निभाने के चक्कर में कोई गलत एक्टिविटी में किसी अपने फ्रेंड का साथ दे दें, तो अगर उनके ऊपर भी कोई लायबिलिटी इम्पोज होगी तो कुछ हद तक जो है क्राइम को करने से रोका जा सकता है। सेकंड है कि जो वाइकरस लायबिलिटी है सर्व्स द एंड ऑफ जस्टिस प्राप्त करने के लिए, जस्टिस लेने के लिए जो पर्पज़ है उसको ये फुलफ़िल करता है। दूसरे शब्दों में आप कहें कि अगर सेक्शन जो है रिजल्ट, अगर आप इस सेक्शन को नहीं लाते तो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस माना जाता। इसका अब्सेंस क्या है, पूरी सोसाइटी के लिए डेंजरस होता। एक्ट 34 में बताया गया कि इंग्रेडिएंट्स है कि पहले तो बैड लैंग्वेज दी गई है, उसके बाद ये बताया गया कि ये जो है रूल ऑफ एविडेंस है ओनली, इसके ऊपर स्पेशल जो है अकेले इसके बेस पर आप कोई भी किसी पर चार्ज नहीं लगा सकते। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, बियॉन्ड रीजनेबल बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होगा। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होगा कि किस लेवल का हमें प्रूफ देना है, तो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगा। अभी ये है कि ABC जो है चले जाते हैं एक्स के बाद स्टिक्स लेकर और वो बीट करते हैं बारी बारी से, तो जो इंजरी हुई उसकी वजह से डेथ हो गई, तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि किसकी इंजरी से लास्ट इंजरी कौन सी लगी और किससे डेथ हुई। अगर सेक्शन 34 वहाँ पर नहीं होगा तो ये प्रोसिक्यूशन के लिए मुश्किल हो जाता कि किस व्यक्ति की इंजरी से वो मरता है तो उसको दोषी ठहराया जा सके, उसको साबित करना। लेकिन अब क्या, 4 दोस्त मिलके कर रहे हैं, चारों ने अगर लाठियों से अटैक किया है तो इसका मतलब कि चारों उसमें इन्वॉल्वमेंट की थी, तो इस बेस पे किसी प्रकार के डाउट क्रिएट होने का कोई इशू नहीं रह जाता। कह रहा है कि अगर एक्ट्रेस प्रेजेंट भी है फिर भी वो डिफरेंट नेचर का अगर होगा तो डिफरेंट उसके लिए लायबल माना जाएगा। दिस एक्शन इज़ इंटेंडेड टू मीट केसेज इन विच इट मे बी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंगाइज, कि ये सेक्शन उस टाइम भी हेल्प करता है जब ये डिस्टिंगाइज भेद करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा क्राइम किसके द्वारा किया गया था। और जो प्रेजेंस ऑफ अकम्पलिश है, जो साथी है, उसकी उपस्थिति भी एनकरेजमेंट के लिए, उसका हौसला उत्साह बजाने के लिए काफ़ी माना जाएगा। इंग्रेडिएंट सबसे पहला है कि जो मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन होने चाहिए, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए और फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ है प्रोसिक्यूशन पे, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है रीजनेबल डाउट है बियॉन्ड से। क्रिमिनल एक्ट क्या होता है, इसमें बता दिया था। क्रिमिनल एक्ट हर वो एक्टिविटी जो है पनिशेबल बाय लॉ होगी। और क्रिमिनल एक्ट इस 34 के लिहाज से ये माना जाएगा कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई एक्टिविटी करते हैं, टुगेदरनेस और ज्वाइंटनेस जहाँ पर हो, तो वो क्रिमिनल एक्ट में फॉल कर जाएगा। एक्ट ऑफ ईच पर्सन मस्ट बी ए स्टेप टुवर्ड अचीविंग द, हर एक व्यक्ति का जो एक्ट है वो कॉमन इंटेंशन को फुलफिल करने के पर्पज़ से जो है माना जाएगा। 34 और जो है 32 और 32 के 32 और 33 के साथ मिलकर एक कम्बिनेशन बनाता है। वो इसलिए बनाता है क्योंकि 32 और 33 के अंदर एक्ट और ओमिशन का डिस्कशन दिया गया है कि एक्ट का मतलब है कि एक एक्ट के अंदर अगर कई एक्ट शामिल है तो वो भी होंगे और कई एक्ट में एक एक्ट शामिल होगा। उसी तरीके से 33 और 32 जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इज डन हमने पढ़ा था। इज डन का मतलब है कि अफर्मेटिव टर्मिनोलॉजी, इज डन का मतलब है हो गया, अफर्मेटिव सेंस में कि सभी का पार्टिसिपेशन कर लिया गया, सभी ने इसमें अपनी भागीदारी दे दी गई थी। यहाँ पार्टिसिपेशन का मतलब है इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, फिजिकल एक्ट होना चाहिए, चाहे वहाँ पर वायलेंस हुआ हो या नहीं हो। वायलेंस का मतलब है चाहे वहाँ पर मर्डर हुआ या असोल्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन सभी की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ क्राइम इज़ ऑलवेज पार्टिसिपेशन। अगर कोई व्यक्ति क्राइम के टाइम पर उनके साथ भी खड़ा है और उनको पता है कि क्या कुछ हो रहा है, तो भी क्या होगा कि ये माना जाएगा कि वो भी इसी में इस दंड में फॉल कर जाएगा, उनका इक्वल पार्टिसिपेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति वैसे ही मान लो एक अधिकारी के पास जा रहे हैं उसको अटैक करने के लिए, वहाँ पर उस ऑफिस में कई और कर्मचारी है, उनको इस बारे में कोई पता ही नहीं कि किस मकसद से आए हैं, तो वहाँ पर उनकी जो सिंपल प्रेजेंस है वो किसी प्रकार की वैल्यू नहीं रखेगी। ज़रूरी नहीं कि हर बार जो सिंपल प्रेजेंस है वो पार्टिसिपेशन ही मानी जाएगी। इसमें हमने जय कृष्णा दास का मनोहर दास देसाई का केस किया था डिस्कस। उसमें ये बोला गया कि नॉन फिजिकल वायलेंस लाइक केसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन के केस है, चीटिंग के केस है जहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती, तो उस जगह पर भी आप ये नहीं कह सकते कि जॉइंट लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, जॉइंट लाइबिलिटी उस केस में भी अराइज होगी। आगे देखते हैं अब्सेंस ऑफ ओवरटैक्ट प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन। अगर किसी ने ओवरटैक्ट नहीं किया, मान लो किसी ने फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कई व्यक्ति इकट्ठे मिलकर चले गए किसी एक्ट को करने के लिए,
लेकिन उनकी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के रिगार्डिंग कोई ओवर्ट एक्ट नहीं किया गया, तो ये क्या उसमें प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन माने जाएगा। कह रहे हैं कि द प्रोसिक्यूशन इज़ नॉट ओब्लाइज टू एस्टेब्लिश एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एन ओवर्ट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज टू अट्रैक्ट सेक्शन 34, कि प्रोसिक्यूशन का ये कोई इसमें ओब्लाइज नहीं है, कि एक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ भी नहीं है कि अगर अक्यूज़ ने कोई ओवर्ट एक्ट किया है तभी वो सेक्शन 34 में फॉल करेगा। इट इज़ रिक्वायर्ड जस्ट टू प्रूव दैट, ये ही काफ़ी हो जाता है कि कुछ व्यक्तियों ने मिलकर क्रिमिनल एक्ट किया और वो क्रिमिनल एक्ट जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया गया वो क्वेश्चन में है, वो मुद्दा उठा हुआ है, वो जो है उसके बेस पर जो है केस फाइल किया गया है। एंड द अक्यूज हैज़ शेयर द कॉमन इंटेंशन, और अक्यूज जो है कॉमन इंटेंशन को शेयर किया। कॉमन इंटेंशन को शेयर का मतलब है कि जो अक्यूज हैं वो अक्यूज सारे मिले हुए थे, उनको पहले पता था कि ऐसे जो है हम इस एक्टिविटी को करने के लिए जा रहे हैं। व्हाट हैज़ टू बी देयर फॉर, क्या वहाँ होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इज़ दैट ऑल द कंसर्न पर्सन हैड शेयर द कॉमन इंटेंशन, कि प्रोसिक्यूशन किस प्रकार से साबित करेगा कि यहाँ सभी की कॉमन इंटेंशन थी। कोर्ट्स माइंड रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन गेट सेटिस्फाइड व्हेन ओवर्ट एक्ट इज एस्टेब्लिश, कि कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जब कोई ओवर्ट एक्ट हुआ है क्या उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में हुआ है, क्या हर एक एक्यूज़ ने वो किया है, और अगर मान लो वहाँ कोई प्रूफ जो है ऐसा किया जाता है, फैक्ट्स को प्रूफ कर दिया जाता है और वो ऐसे लगता है कि वो फैक्ट खुद ही ये बता रहा है कि कॉमन इंटेंशन थी, तो रेस इप्सा लोक्विटर का मतलब है एक मैक्सिम, इसका मतलब है थिंग स्पीक्स इटसेल्फ, कि चीज़ें खुद ही अपने आप बयान कर रही हैं। कि 5 दोस्त जा रहे हैं, 5 दोस्तों के पास जो है लाठियाँ थी या 5 दोस्तों के पास जो है नाइफ थे, तो ये आप थिंग्स खुद ही बोल रही हैं। रेस इप्सा लोक्विटर ऑटोमेटिक हो रहा है कि वो 5 के 5 व्यक्तियों के पास अगर लाठियाँ हैं या नाइफ है तो इसका मतलब वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट के लिए जा रहे हैं। तो थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, या चीज़ें जो हैं खुद ही अपने आप बयान कर रही हैं, तो यहाँ पर कुछ भी प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओवर्ट एक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्या उन्होंने वहाँ जाके एक्ट किया या नहीं किया, लेकिन उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी जो एक्टिविटी थी वो ये शो कर रही है कि वो किस एक्टिविटी के पर्पज़ से जा रहे हैं और कौन से एक्ट के लिए जा रहे हैं। नेसेसिटी ऑफ ओवर्ट एक्ट फॉर प्रूविंग कॉमन इंटेंशन, कि ओवर्ट एक्ट की नेसेसिटी कब मानी जाएगी कॉमन इंटेंशन को प्रूव करने के लिए। ये जो फैक्ट्स हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, फैक्ट्स किसी केस के हैं, लेकिन मेरे लिए वो केस मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके फैक्ट्स और उसमें जो डिसीजन निकल के आया वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। इन अ केस, एक केस में द डिसीज वॉज किल्ड बाय हिज ओन ब्रदर, जो मरा है व्यक्ति वो अपने भाई के द्वारा ही मारा गया है और उनके भतीजों के द्वारा। हु वर आर्म्ड विद नाइफ्स, जो चाकुओं से गिरे हुए थे, चाकू जिनके पास थे। जो नेफ्यू है, भतीजे ने चोट पहुंचाई नाइफ से डिसीज़ के हेड पे, और बिफोर ही कुड इन्फेक्ट, किससे पहले कि वो ज़्यादा चोटें दे पाता जो उसका भतीजा था। PW1 कोर्ट हिम, PW1 का मतलब जो विटनेस है प्रोसिक्यूशन का, उसने उसे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसके चाकू गिरा दिया। द ब्रदर ऑफ द डिसीज़, जो ब्रदर था डिसीज़ का, हावर कंटिन्यूसली स्टेप्ड, वो लगातार जो चाकू मारता रहा डिसीज़ को, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो है डिसीज़ टाइम से उसी टाइम ही उसकी डेथ होगी। कहने का मतलब है कि 2 भाइयों के बीच में विवाद था, एक भाई को दूसरे भाई ने मारा और जो दूसरा भाई है वो अपने बेटे के साथ गया। जो नेफ्यू है, जो भाई का जो लड़का है वो अटैक कर रहा था, इतने में PW1 आ जाता है, जो एक प्लेंटिफ है वो वहाँ प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो आ जाता है और वो उसे फोर्सफुली जो रोक लेता है। और लेकिन जो दूसरा जो उसमें आप मानोगे एक्यूज़ था, जो भाई था उसका, जो लगातार स्टैब कर रहा था, मार रहा था चाकू से। ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज़ को एक्विट कर दिया। अपील हुई हाई कोर्ट ऑफ केरला की, केरला में कन्विक्टेड देम कमिटिंग ऑफेंस, 302 के तहत उन्होंने ऑफेंस किया है, 334 भी साथ में लगा है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी। बाय द टाइम, जैसे टाइम चलता गया, द मैटर इज़ फाइनल हियरिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। द ब्रदर ऑफ द डिसीज हैड डाइड, जो ब्रदर था डिसीज़ का जिसने मारा था वो मर चुका था। इट वॉज अ कंटेंशन प्रेस बाय द नेफ्यू, तो भतीजे द्वारा ये तर्क लिया गया कि सिंस देयर वाज नो प्रूफ टू शो दैट ही इन्फ्लिक्टेड नाइफ इंजरीज, कि अभी तो कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं बचा जो ये साबित करेगा कि उसने नाइफ से इंजरी की थी। सिंस देयर वर नो ओवर्ट एक्ट एलिज्ड अगेंस्ट, तो कोई भी ओवर्ट एक्ट उसके अगेंस्ट नहीं है। ही कुड नॉट बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 34, तो उसे जो 34 के तहत कन्विक्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो
ऐसा उसमें उठा था मैटर, लेकिन फिर उसके अंदर क्या हुआ कि उसको कन्विक्शन दिया गया, वो इस बात पे दिया गया कि ज़रूरी नहीं कि हर एक मैटर में जो है ओवर्ट एक्ट रिक्वायरमेंट हो। तो ये जो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये ऊपर दिया हुआ है, यही इसका जजमेंट है कि नेसेसिटी ऑफ ओवर्ट एक्ट फॉर प्रूविंग कॉमन इंटेंशन की क्या नेसेसिटी है, कि कोई भी कॉमन इंटेंशन को प्रूव करने में ओवर्ट एक्ट की कोई नेसेसिटी नहीं है। तो ये बात जो है इस एक मैटर में कही गई, तो इससे आपको आई होप समझ में आया होगा। अब बात आती है कि सेवरल पर्सन, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है। सेवरल पर्सन का मतलब मोर देन वन पर्सन, एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति। टू अट्रैक्ट सेक्शन 34 मेयर देयर मस्ट बी अ ज्वाइंट क्रिमिनल बिहेवियर, वहाँ पर एक ज्वाइंट क्रिमिनल बिहेवियर होना चाहिए। दोनों की जो मंशा है, दोनों व्यक्तियों का या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो ज्वाइंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। कैन ए सिंगल पर्सन बी प्रोसिक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 34 और नॉट, क्या सिंगल पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? देखो 34 की अप्लीकेशन होना एक अलग मैटर है और प्रोसिक्यूशन अलग मैटर है। जब आप सेक्शन 34 की अप्लीकेशन लगाएंगे, तो 34 को अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम में 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। लेकिन जब आप पूरा का पूरा केस जो है बहस होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आते हैं, डिफेंस विटनेसेस आते हैं, फिर ये लगता है कि उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व था, दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं था, तो उस टाइम एक व्यक्ति को जो है प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। फॉर द अप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 पार्टिसिपेशन ऑफ 2 और मोर पर्सन मस्ट बी देयर, दो से ज़्यादा लोगों की उसमें भागीदारी जरूरी है। बट द प्रोसिक्यूशन नो सच रिक्वायरमेंट, पर उनको दोषी साबित करने के लिए ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। ए सिंगल पर्सन कैन ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 34, एक सिंगल पर्सन भी जो है उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 34 के। तो ऐसा नहीं है कि उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, वो व्यक्ति भी प्रोसिक्यूट हो सकता है अगर वो अकेला भी है तो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए एंड बी कमिट एन ऑफेंस, दोनों ने एक अपराध किया। नाउ सेक्शन 34 वुड बी अप्लाइड बिकॉज मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व, सेक्शन 34 अप्लाई हो जाएगा कि दो व्यक्ति, पर बी उसमें मर जाता है, मान लो बी की डेथ हो जाती है, तो एक प्रोसिक्यूशन तो एक का ही होगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को प्रोसिक्यूट भी किया गया और उसका कन्विक्शन भी किया गया 34 के अंडर ही। मेयर फैक्ट दैट ही इज़ अलोन कैन नॉट सेव हिम प्रोसिक्यूशन, अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि जी अब तो वो अकेला ही है, उसको 34 के तहत जो आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, तो ये गलत चीज़ है, उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जो लास्ट से लास्ट स्लाइड में जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, तो इसमें यही तो चीज़ थी, ओवर्ट एक्ट भी इन्वॉल्व था, लेकिन वो एक व्यक्ति बच गया था, तो उसकी प्रोसिक्यूशन की बात वहाँ हो रही थी। तो कह रहा है कि इन अ सिचुएशन वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंगल आउट अ प्रिंसिपल एक्यूज ऑल पर्सनस बी प्रोसिक्यूटेड, 34 के तहत उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो एक्यूज है प्रेजेंट होना चाहिए उस टाइम पर। अगर कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जो मेन एक्यूज था वो प्रेजेंट था, वेयर 2 और मोर पर्सनस आर प्रोसिक्यूटेड, जहाँ दो से व्यक्तियों को प्रोसिक्यूट किया गया 34 की हेल्प से, वेयर ऑल एक्सेप्ट वन इज इक्वेटेड कैन बी, कह रहा है एक से ज़्यादा एक व्यक्ति को भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जहाँ आंसर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या ग्राउंड्स एक्विटल के लिए गए, क्या किस आधार पर उसको एक्विट किया गया, छोड़ा गया। इफ अदर आर एक्विटेड, जब दूसरों को एक्विट किया गया, छोड़ा गया, तो एक डाउट अराइज हो गया कि क्या उनकी आइडेंटिटी जो थी, क्या जो ग्राउंड लिए गए थे, क्या उसमें भी ग्राउंड में भी डाउट था। अगर ग्राउंड में डाउट होता है तो उसको वहाँ पे एक्विट नहीं किया जा सकता, उस टाइम काफ़ी कुछ सर्कमस्टेंसेस भी डिपेंड करती हैं। जागीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखिए। 6 नेम्ड एक्यूज ABCDEF ले लो, 6 व्यक्ति थे, उनको 302 और 34 के तहत जो है मर्डर के लिए उसका लाइबल माना गया, यानी कि लाइबल का चार्ज किया गया। एक मिस्टेक हुई उनकी आइडेंटिटी में, C, D और E जो थे उनको एक्विट किया गया, F को भी एक्विट कर दिया गया बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से। इस परिस्थिति में ये माना गया A और B के द्वारा कि उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 302 के साथ अगर 34 को पढ़ते तो उनको कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस कंटेंशन को, उनके इस व्यू को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें दोषी साबित कर दिया और उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उन्हें कंफर्म कर दिया। एक क्लियर एविडेंस ये था कि ये अभी बात आती है कि क्या 4 के निकालने से 2 को छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि क्लियर एविडेंस ये था एक्यूज A और B का कि उन्होंने चारों के साथ मिलकर भागीदारी तो की थी। अगर वो चारों के साथ भागीदारी उन्होंने की थी तो हम उनको नहीं छोड़ सकते और वो जो है लाइबल होंगे। तो कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने ये कहा कि दो इट इज़ वोट नॉट नॉन विच पार्टिकुलर पर्सन, कि कौन सा विशेष व्यक्ति या किस व्यक्ति ने भयंकर चोट दी, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
ये देखा गया कि 6 जो व्यक्ति थे, कल्प्रिट्स थे, जो दोषी जो एक्यूज थे, वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन काम किया कि उन चारों को निकाल तो किया गया, लेकिन ए और बी जो थे उन्होंने फर्दरेंस में उनके बिहाफ में उनके साथ मिलकर ये एक्ट किया, तो उन सभी की इंटेंशन जो थी वो कॉमन थी। हैंस ईच ऑफ देम वर लाइबल, यहाँ जो हर एक व्यक्ति को लाइबल माना गया क्योंकि उन्होंने अकेले मिलकर कोई एक्ट नहीं किया। व्हाट इज़ कॉमन इंटेंशन? कॉमन इंटेंशन का मतलब है प्री प्लान्ड, प्री अरेंज प्लान, पहले से ही कोई योजना बना लेना। अब कॉमन इंटेंशन को जब हम समझेंगे तो इसका मतलब है कि पहले उन्होंने कोई योजना बना ली और योजना बनाने के बाद उन्होंने उसी योजना के तहत जो है कोई पार्टिसिपेशन किया, कोई एक्ट किया, और वो जो डन किया गया वो 34 के अंदर फॉल कर जाएगा। एक बेसिक कंडीशन जो है कॉमन इंटेंशन की ये है कि वहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए कि जो 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मिलकर प्लान बना रहे हैं उनकी आपस में साझेदारी होनी चाहिए और प्री प्लान्ड होना चाहिए, उन सभी की पहले योजना होनी चाहिए। इंटेंशन ऑफ ऑल मस्ट बी कॉमन, सभी की इंटेंशन जो है, सभी की जो सोच है वो कॉमन होनी चाहिए और मस्ट हैव बीन शेयर्ड बिटवीन देम, और आपस में इक्वल जो है बंटवारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 जने मिलके गए, 5वां वहाँ से मना कर देता है तो वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन नहीं होगा। द कॉमन इंटेंशन टू ब्रिंग अबाउट अ पार्टिकुलर रिजल्ट, जो कॉमन इंटेंशन है उसकी वजह से एक विशेष रिजल्ट भी आना चाहिए जिससे ये लगे कि उनके व्यक्तियों के द्वारा जो कार्यवाही की गई, यानी कि जो एक्टिविटी की गई या जो एक्ट किया गया वो सर्कमस्टेंसेज और केस की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हाउएवर, हालांकि द कॉमन इंटेंशन मस्ट बी ब्रॉट अबाउट बिफोर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, कह रहा है कि कमीशन होने से पहले जो एक्ट है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी करी गई है, उस क्राइम के करने से पहले जो है कॉमन इंटेंशन शो होनी चाहिए। बस ये लास्ट केस हम देख लेते हैं क्या है। इसमें कुछ कटिंग है तो इस केस को हम जो कल डिस्कस करेंगे। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का ये केस है, तो इस केस में थोड़ी सी वर्डिंग मिसिंग है, तो मैं इसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको कल इसको डिटेल में करवाऊँगी। और कुछ मेरा बोलने में भी मुझे काफ़ी इशू आ रहा है, तो आज का मैं जो लेक्चर है इतना ही करवाती हूँ। तो आप जो है ये सारा लेक्चर एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन जो है जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और बिना रिवीजन के आप कोई भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी पेपर में सक्सेस नहीं हो सकते। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे जो आईपीसी के दूसरे वीडियोज़ हैं वो भी आप जो है इंटरेस्ट लेकर देखिए। ऐसा नहीं कि आप एक फॉर्मेलिटी के लिए देखिए, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट होता है तो आप मेरा वीडियो सुनिए, उसको समझिए, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, कमियां हैं, वो मुझे बताइए। आपके कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए, अगर मैं उसको कैसे और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकती हूँ, कैसे अच्छे तरीके से उसको मैं समझा सकती हूँ, वो भी आप मुझे जो है सजेशंस दे सकते हैं। मेरी यही तमन्ना है कि जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ये एक ऐसा चैनल बन जाए, ये एक ऐसी मिसाल बन जाए जो हर एक लिहाज में अपने पूरे कंसेप्ट जो है स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके, उन वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके जो कोई कोचिंग नहीं ले सकते या वो ऐसी जगह पर पढ़ाई उन्होंने की है कि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। तो आप जो है अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपकी खुद की जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है वो है, तो आप जैसे भी अपने व्यूज है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। पर आप हमेशा ये ध्यान कीजिए जो यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, जैसे आप जो भद्दे कमेंट्स नहीं करेंगे, स्कैंडलस कमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसे आप कमेंट करने से बचिए। और कोरोना के इश्यू में आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए और अपने घर के जो बच्चे हैं उनकी आप ध्यान रखिए। और अगर आप इस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे तो हम जो है कोरोना के मामले में नंबर 1 नंबर 2 पर नहीं पहुंचेंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और मेरा आपसे सिर्फ एक ही सुझाव है, एक ही आपको मैं राय देना चाहूँगी कि आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज की टू सक्सेस। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।